ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो जीआईटी के हार्मोन्स वगैरह को स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये टेबल ऑलरेडी कवर करवा दिया था, सिक्रीशंस वाला। ठीक हो गया? तो पहले इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, जो आपका गैस्ट्रिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, ये आपके पेराइटल सेल प्रोड्यूस करते हैं। पेराइटल सेल स्टोमक के किस जगह पे होती है? स्टोमक के बॉडी में होती है, और स्टोमक के फंडस में आपको देखने को मिलते हैं। इनका मेन फंक्शन है प्रोटॉन की सिक्रीशन करना, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर के भी प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक हो गया? तो जो पेराइटल सेल्स होती है वो दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। पेराइटल सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करना है, पेराइटल सेल्स ने प्रोटॉन प्रोड्यूस करना है। जो प्रोटॉन्स होती है वो स्टोमक की पीएच को कम कर देते हैं, और पीएच को कम होने की वजह से क्या होगा? जो आपका पेप्सिनोजन होता है वो आपका पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मार लेना है। दूसरा, पेराइटल सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करना है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन बी 12 बाइंडिंग प्रोटीन है। विटामिन बी 12 को बाइंड करता है और इसकी एब्जॉर्प्शन कराता है टर्मिनल आइलिया में। यानी अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो उसकी वजह से विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। तो अगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है पेराइटल सेल्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा? ओके, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है पेराइटल सेल की। ये कौन से डिजीज में देखने को मिलती है? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में और पर्नीशियस एनीमिया में होती है। जब पेराइटल सेल की डिस्ट्रक्शन होती है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में, खासतौर पर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में या पर्नीशियस एनीमिया में, उसमें आपका प्रोटॉन कम हो जाएंगे। जब प्रोटॉन कम हो जाएंगे, ओके, तो उसको बोलते हैं एक्लोरीडिया, यानी आपका एसिड कम प्रोड्यूस होगा। नंबर टू, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? विटामिन बी 12 कम हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया? विटामिन बी 12 कम हो जाएगा आपका। तो ये बेसिक मैकेनिज्म आपने रट्टा मार लेने हैं। अब जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो किन चीजों से स्टिमुलेट होते हैं? नंबर वन, जो हिस्टामीन होता है। ओके, अगर हिस्टामीन अपने रिसेप्टर पे जाके काम करता है, H2 रिसेप्टर पे, पेराइटल सेल पर H2 रिसेप्टर होते हैं, वो हिस्टामीन के रिसेप्टर होते हैं। और हिस्टामीन ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नंबर टू, वेगल स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो प्रोटॉन की सिक्रीशन को बढ़ा देती है एसिटाइलकोलिन के थ्रू। इसके अलावा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन वो हार्मोन है तो जी सेल से प्रोड्यूस होता है, वो भी एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो एसिड की सिक्रीशन हिस्टामिन वाले से, वेगल स्टिमुलेशन से और गैस्ट्रिन से बढ़ जाती है। और ये कम किससे होती है? कम होती है सोमैटोस्टैटिन से, ग्लूका ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ठीक हो गया? इससे कम हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन से कम होती है, और सिक्रेटिन। ये चार चीजें क्या करती है? ये कम कर देती है। सोमैटोस्टैटिन का रट्टा मार लो, ये यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन है। और ये वाला ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये हाइड्रोजन को कम करता है लेकिन इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोटेक्टिव होते हैं, और सिक्रेटिन ये भी प्रोटेक्टिव होता है। ठीक हो गया? क्लियर? तो ये आपको मैंने एसिड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, स्टोमक का एसिड के बारे में। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ओके, जो स्टोमक का जो एसिड सिक्रीशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, अब जो स्टोमक का जो एसिड सिक्रीशन है वो कौन से कहाँ से होता है? वो पेराइटल सेल से होता है। पेराइटल सेल्स से होता है। अब पेराइटल सेल्स के ऊपर तीन चीजें काम करेगी। नंबर वन, हिस्टामीन काम करेगा। नंबर टू, आपका गैस्ट्रिन काम करेगा। नंबर थ्री, आपका एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करेगा, एसिटाइलकोलिन काम करेगा। तो सबसे पहले आपका आएगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है तो वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती है। एसिटाइलकोलिन पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करे, तो ये तो बढ़ा देंगे। नंबर टू, आपका एंट्रम, एंट्रम पे आपका क्या पड़े होती है? जी सेल पड़े होते हैं। जी सेल गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिन भी पेराइटल सेल पे काम करती है और एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वेगस नर्व है, वो पेराइटल सेल को स्टिमुलेट कर रही है वाया एसिटाइलकोलिन, लेकिन ये गैस्ट्रिन वाले सेल्स को भी स्टिमुलेट करती है। यानी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है वाया
एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन जी सेल को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड के जरिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी अगर आप एसिटाइल कोलिन के ब्लॉकर इस्तेमाल कर लो, अगर आप एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर दो, अगर आप मस्क्रीनिक ब्लॉकर इस्तेमाल करो, तो जो मस्क्रीनिक ब्लॉकर होती है वो वेगस नर्व की एक्शन को तो ब्लॉक कर देंगे ऑन पेराइटल सेल, लेकिन जो वेगस नर्व होती है वो जी सेल को जीआरपी के जरिए स्टिमुलेट करवा रही है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड के जरिए काम कर रही है। तो जो मस्क्रीनिक ब्लॉकर होती है वो इस वाले मैकेनिज्म को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तीसरा जो आपका हार्मोन है वो आपका हिस्टामीन आता है। ओके, हिस्टामीन, जो हिस्टामीन होता है ये एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल से प्रोड्यूस होता है और ये भी पेराइटल सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वो जो गैस्ट्रिन है वो दो तरीके के जरिए हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। नंबर वन, डायरेक्टली पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करना। नंबर टू, हिस्टामीन की प्रोडक्शन को बढ़ा देना फ्रॉम एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स। अब कौन सी चीजें इनहिबिट कर रही है एसिड की सिक्रीशन को? नंबर वन, एंट्रम में आपकी डी सेल्स पड़े होते हैं जिन्होंने सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करना है। सोमैटोस्टैटिन आपका यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रीशन है, सारी सिक्रीशन को कम कर देता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना है। दूसरा आपका हार्मोन आ जाएगा, कहने का मतलब है आपका डूडिनम के अंदर एस सेल्स होते हैं, इन्होंने सिक्रेटिन प्रोड्यूस करना है। सिक्रेटिन का काम क्या होता है? सिक्रेटिन ने क्या करना है? सिक्रेटिन ने एसिड की सिक्रीशन को कम कर देना है। क्लियर? इसके अलावा स्टोमक के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एसिड की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और लास्ट में ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड वो भी कम कर देता है। तो ये सारी चीजें बता दी है। यहाँ पर बताया कि जो गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन होती है, जो यानी जो गैस्ट्रिन होता है वो एसिड की सिक्रीशन को बढ़ाता है वाया एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल से, जिसकी वजह से हिस्टामिन का रिलीज आपको ज्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये स्टोमक की सिक्रीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, स्टोमक के अंदर चीफ सेल्स भी होते हैं। चीफ सेल कहाँ पे होते हैं? वन सेकेंड, बॉडी और फंडस में आपको देखने को मिलते हैं, बॉडी में और फंडस में देखने को मिलते हैं। उनका मेन फंक्शन है पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करना, और पेप्सिनोजन ने प्रोटीन की डाइजेशन करनी है। अब जो चीफ सेल होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, या अगर लोकल एसिड आया उससे स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये करते क्या है? पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब पीएच 6 से कम हो जाती है, जब पीएच 6 से कम हो जाती है। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट, इसका मेन फंक्शन क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज करना। ठीक हो गया? ये आपके म्यूकोजल सेल से प्रोड्यूस होता है, लाइक डूडिनम, स्टोमक, डूडिनम, जुजिनम, स्लाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास और ब्रूनर ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कब बढ़ती है? ओके, जब आपका हार्मोन सिक्रेटिन होता है, यानी सिक्रेटिन दो काम करता है। ओके, ठीक हो गया? अब सिक्रेटिन प्रोड्यूस कब होता है? सपोज आपका डूडिनम है, सपोज डूडिनम है, डूडिनम में आपका एसिडिक काइम आया, डूडिनम के अंदर आपका एसिडिक काइम आया, काइम, काइम एक बोलस ऑफ फूड होता है। जब एसिडिक काइम आया, मतलब एसिडिक कंटेंट आए डूडिनम के अंदर, तो डूडिनम के एस सेल्स सिक्रेटिन प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेटिन क्या करेगा? सिक्रेटिन पेनक्रियास और बाइल, इसमें से बाइकार्बोनेट को बढ़ा देगा ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। और सिक्रेटिन क्या करेगा? स्टोमक के अंदर हाइड्रोजन को क्या कर देगा? कम कर देगा। इसके अलावा सिक्रेटिन स्टोमक की मोटिलिटी को कम कर देगा। जब स्टोमक की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो स्टोमक की जो एम्टाइंग है, मतलब स्टोमक खाली भी कम होगा, मतलब अपने कंटेंट को आगे नहीं भेजेगा। सही हो गया? तो जो बाइकार्बोनेट होता है म्यूकस के अंदर ट्रैप होता है, म्यूकस आपका एपिथेलियम को कवर करता है। तो ये सारी हमने सिक्रीशंस वगैरह पढ़ ली है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका। क्लियर? तो आ, ये आ गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं, लाइक अब हम जीआईटी के हार्मोन्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। जीआईटी के हार्मोन्स, जो जीआईटी के हार्मोन्स होते हैं वो आपका गैस्ट्रिन आ जाएगा। क्लियर? गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। कुछ फंक्शन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गैस्ट्रिन क्या करता है, हाइड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ा देता है। सिक्रेटिन क्या कर रहा है? मोटिलिटी को कम कर रहा है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम कर रहा है, बाइकार्बोनेट के लेवल्स को बढ़ा रहा है। तो ये तो कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक हो गया? क्लियर? तो अब हम इसको जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज वगैरह कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपका हार्मोन आ जाएगा, वो है आपका गैस्ट्रिन। ओके, हार्मोन कौन सा? आपका गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जी सेल से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जी सेल से प्रोड्यूस होता है।
जी सेल से प्रोड्यूस होता है। और जी सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं एंट्रम ऑफ स्टोमक में देखने को मिलते हैं। डुodenum में भी होते हैं लेकिन वो ना होने के बराबर होते हैं। तो मेन आपने क्या रट्टा मारना है? एंट्रम को रट्टा मारना है, एंट्रम को। ठीक हो गया? क्लियर? अब इसके तीन फंक्शन आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे, वो क्या क्या थे? नंबर वन, हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देना। हाइड्रोजन की सिक्रीशन को क्या करना? बढ़ा देना। क्लियर? हाइड्रोजन की सिक्रेशन को बढ़ा देना। नंबर टू क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ को बढ़ा देना और स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ा देना। जब स्टोमक की मोटिलिटी बढ़ेगी तो गैस्ट्रिक एम्पटाइम क्या हो जाती है आपकी? बढ़ बढ़ जाती होती है। ओके, यानी स्टोमक बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। स्टोमक बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। क्लियर? गैस्ट्रिक एम्पटाइम आपकी बढ़ जाती है जब मोटिलिटी बढ़ जाती होती है। अब गैस्ट्रीन है ना, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन के अंदर रट्टा मार लेना। आपका जो कहने का मतलब है, इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो इसके 4 C टर्मिनल अमाइनो एसिड से होती है। मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल के ऊपर 4 अमाइनो एसिड लगे होते हैं। उसकी वजह से गैस्ट्रिन के पास आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलती होती है। गैस्ट्रिन का मेन फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन की सिक्रेशन को बढ़ाना, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ करवाना, स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ाना। क्या इसके स्टिमुलस होते हैं? ओके, तो नंबर वन रट्टा मार लेना, जी सेल से प्रोड्यूस होता है। जब आप रोटी खाओगे, स्टोमक की डिस्टेंशन होती है या फिर एल्कलाइनाइजेशन होती है, उस केस में प्रोड्यूस होगा। या फिर स्टोमक के अंदर अमाइनो एसिड या पेप्टाइड्स है। क्यों? क्योंकि जब अमाइनो एसिड या पेप्टाइड हो गए, उनको डाइजेस्ट कराने के लिए पेप्सिनोजन चाहिए, पेप्सिन की एक्टिवेशन चाहिए। ठीक हो गया? और उसके लिए आपको एसिड चाहिए। तो अगर अमाइनो एसिड या पेप्टाइड्स होते हैं, अब कौन से अमाइनो एसिड आपको चाहिए? फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। ओके, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन ये सबसे ज्यादा सिक्रीट करवाते होते हैं किसको? गैस्ट्रिन को। फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा अगर जो वेगल स्टिमुलेशन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन है, वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया? इससे आपका बढ़ जाता होता है। अब गैस्ट्रिन की सिक्रेशन कब कम होगी? जब पीएच ऑलरेडी कम है तो वो फीडबैक भेजती होती है, नेगेटिव फीडबैक है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन कम होता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है, वो है सोमैटोस्टेटिन। ओके, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है और आपका सिक्रेटिन है। ये चीजें आपकी क्या करती है? ये इसको इनहिबिट कर देती है। ओके, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को। अब एक बात रट्टा मार लेना, अगर कोई बंदा क्रोनिक पीपीआई इस्तेमाल करता है, पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ये क्या करती है? ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से पीएच बढ़ेगी। जब पीएच बढ़ेगी तो उसकी वजह से फीडबैक आपको देखने को मिलेगा। ओके, फीडबैक की वजह से क्या होगा? फीडबैक की वजह से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया? ओके, इसके अलावा क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस उसमें भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एच पाइलोरी है, उसमें ये बढ़ जाता होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आपका क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है, ओके, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से इसकी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाती होती है, यानी जो जी सेल्स है वो ज्यादा काम करना शुरू कर जाते होते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, क्योंकि असल में जो एच पाइलोरी है ना, वो पाइलोरिक रीजन को इन्वॉल्व करता है, एंट्रम वाले रीजन को इन्वॉल्व करता है। किसको इन्वॉल्व करता है? एंट्रम वाले रीजन को इन्वॉल्व करता है। जब एंट्रम की इन्फ्लेमेशन होती है तो गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज होगा। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिनोमा होता है, लाइक जोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम है, तो उसमें आपको देखने को मिलता है। और गैस्ट्रिनोमा पेनक्रियास का ट्यूमर होता है, पेनक्रियास का ट्यूमर है। और पेनक्रियास का जो ट्यूमर होते हैं वो मैन वन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, मैन वन सिंड्रोम में। ठीक हो गया? तो ये गैस्ट्रिन के बारे में सारी बातें हमने पढ़ ली है। इसके बाद है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन आपका कहने का मतलब है, ये आपका क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन है। इसको आप पैराक्राइंस भी कहते होते हैं। पैराक्राइंस का मतलब है कि कहीं मतलब अ, थोड़े से किसी जगह से प्रोड्यूस हो गए, थोड़े से फासले पर ट्रैवल करते हैं और फिर अपने टारगेट पे जाके बाइंड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पैराक्राइंस बोलते हैं। ओके, थोड़े ही फासले पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। पैराक्राइंस के अंदर जो एग्जाम्पल होती है आपके जीआईटी में, वो आपका सोमैटोस्टैटिन होता है और दूसरा आपका हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन और सोमैटोस्टैटिन ये आपके पैराक्राइंस होते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? अब जो सोमैटोस्टैटिन होता है यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन है, डी सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया? डी सेल से प्रोड्यूस होता है। डी सेल्स पेनक्रियाटिक आइलेट्स में होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होते हैं।
इसका मेन फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक एसिड को कम करना, पेप्सिनोजन को कम करना, पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को कम करना, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कम करना, इंसुलिन ग्लूकागोन को कम करना, सब चीजों को ही कम कर देना। ऑलमोस्ट सारे जीआईटी के हार्मोन को इनहिबिट करता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन। यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन, ठीक हो गया, क्लियर? तो ये बेसिक मैकेनिज्म आ जाएगा। और इसकी जो सिक्रीशन होती है वो बढ़ जाती है। अगर एसिड ज्यादा होगा तो वो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस होता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? एसिड को कम कर देगा। अगर वेगल स्टिमुलेशन होती है, ओके, इससे ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। अब ना ये सारे हार्मोन्स को कम कर देता है। इसका एक एनालॉग होता है, उसको बोलती है ऑक्ट्रियोटाइड। ऑक्ट्रियोटाइड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्रोमेगाली है, ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर है, ऑक्ट्रियोटाइड इस्तेमाल करेंगे। कार्सिनोइड ट्यूमर है, सेरोटोनिन के प्रोडक्शन है, हम ऑक्ट्रियोटाइड इस्तेमाल करते हैं। वीआईपी का ट्यूमर है, वाइपोमा, उसमें इस्तेमाल करते हैं। या अगर अपर जीआईटी ब्लीडिंग है, वायरसिस की ब्लीडिंग है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कोलिसिस्टोकाइनिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, क्लियर? कोलिसिस्टोकाइनिन, इसके अंदर 33 अमाइनो एसिड होते हैं। 33 अमाइनो एसिड होते हैं। 33 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये गैस्ट्रिन से होमोलोगस होता है। गैस्ट्रिन से होमोलोगस होता है। कैसे? कि दोनों के अंदर जो टर्मिनल 5 अमाइनो एसिड होते हैं वो आपके सेम होते हैं, ठीक हो गया? ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो गैस्ट्रिन होता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर के जरिए काम करता होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर के जरिए काम करता है। अब जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, आई सेल से प्रोड्यूस होता है डूडिनम के। अब इसका फंक्शन क्या होता है? अब आपने इसको ध्यान से समझना है। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसने गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है। गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है और उसी वक्त इसने स्फिंक्टर ऑफ ओडी की रिलैक्सेशन करानी है। जब गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो बाइल का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। बाइल की सिक्रीशन आप करवा देगा। तो बाइल की सिक्रीशन के लिए कौन सा है हार्मोन? कोलिसिस्टोकाइनिन है, ठीक हो गया। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन स्टोमक की मोटिलिटी को कम करता है, गैस्ट्रिक एम्टाइन को कम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप फैटी फूड्स खाते हो, कोई बंदा अगर फास्ट फूड खाएगा तो कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस होगा। कोलिसिस्टोकाइनिन स्टोमक की एम्टाइन को कम कर देगा। स्टोमक की एम्टाइन कम होगी तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को आसानी से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो इसका ये मेन पर्पस होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा? ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ा देगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट होता है। ये क्या करता है? ये सिक्रेटिन वाली सिक्रेटिन को स्टिमुलेट करता है, मतलब सिक्रेटिन के इफेक्ट को बढ़ा देता है। और जो सिक्रेटिन होता है पेनक्रियास में बाइकार्बोनेट को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये एक्सोक्राइन पेनक्रियास की ग्रोथ करवा देता होता है। ओके, क्लियर? अब इसका स्टिमुलस क्या होता है? आई सेल से प्रोड्यूस होता है। जब आप फैटी फूड्स खाओगे, मोनो ट्राइग्लिसराइड खाओगे, अमाइनो एसिड खाओगे, उस वक्त प्रोड्यूस होता है, क्लियर? और ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशन वगैरह कराता होता है। समझ आ गया? इसके बाद सिक्रेटिन है, एस सेल से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एसिडिक कंटेंट आ रहे हैं डूडिनम में तो फिर सिक्रेटिन प्रोड्यूस होता है। वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कर देता है और स्टोमक की मोटिलिटी को भी क्या कर देता है? कम कर देता होता है, ठीक हो गया, क्लियर? तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब जो सिक्रेटिन होता है वो करता क्या है? पेनक्रियास में और बाइल में, इन दोनों में बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को बढ़ा देता है ताकि जो एसिडिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये फैटी एसिड ज्यादा हो या फिर एसिड आ रहा हो तब ये प्रोड्यूस होता है। अब जो बाइकार्बोनेट होता है पेनक्रियास से और बाइल से, वो स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से काम कर सके। इसके बाद है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इसमें 42 अमाइनो एसिड होते हैं। ओके, सिक्रेटिन के अंदर 27 होते हैं, क्लियर? ठीक हो गया। सिक्रेटिन के अंदर कितने होते हैं? 27 होते हैं। गैस्ट्रिन के अंदर कितने होते हैं? गैस्ट्रिन के अंदर आपके होते हैं ऑलमोस्ट 17 अमाइनो एसिड होते हैं, क्लियर? 17 होते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन में 33 होते हैं, गैस सिक्रेटिन में 27 होते हैं। ओके, क्लियर? इसके बाद आपका ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड है। इसमें 42 अमाइनो एसिड होते हैं। के सेल्स ऑफ ड्यूडिनम में प्रोड्यूस होता है। इसके दो फंक्शन होते हैं। एक्सोक्राइन में इसने हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम करना और एंडोक्राइन में इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देना। तो अगर आप फैटी फूड खाते हो उस केस में आपको प्रोड्यूस होता है। या ओरल ग्लूकोज आप लेते हो, यानी एक पेशेंट है अगर वो ओरल ग्लूकोज लेता है तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड प्रोड्यूस होगा, वो इंसुलिन को रिलीज करवाएगा। ओके, और ये ज्यादा ग्लूकोज को मैनेज कर पाएगा। इसको आप गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं क्योंकि स्टोमक की मोटिलिटी को कम कर रहा है। अगर आप ओरल ग्लूकोज खाओगे वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू आईवी, क्योंकि जीआईपी की सिक्रीशन कराता होता है, क्लियर? ऑलमोस्ट ये चीजें आ जाती है। इसके बाद मोटिलिन है।
मोटिलिन नाम से लग रहा है ये जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ाता होता है, और ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आपने रोटी खा लिया है, रोटी खाने के दरमियान में जो इंटरवल है, जीआईटी आपके फूड को डाइजेस्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। इस टाइम फ्रेम में जीआईटी क्या करती है? आपके मतलब जो जीआईटी है वो अपने आप को क्लीन करती है ताकि नई फूड आराम से मिल सके। तो जो मोटिलिन होता है ये आपको फास्टिंग स्टेट में ज्यादा देखने को मिलता है। जब आपने खाना खा लिया है, फास्टिंग स्टेट है, मोटिलिन प्रोड्यूस करेगा, मोटिलिन प्रोड्यूस होगा, वो आगे मोटर एक्टिविटी को बढ़ा देगा ताकि जीआईटी को क्लीन किया जा सके। तो ये बेसिक पर्पस होता है। जो मोटिलिन होता है इसके हम एगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइक इरिथ्रोमाइसिन। अगर हमारा पेशेंट अगर हमारे पेशेंट को डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब है स्टोमक की मोटिलिटी कम हो गया है डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐसी ड्रग देते हैं जो मोटिलिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, वो होती है रिथ्रोमाइसिन, जो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग होती है। इसके बाद है वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। ठीक हो गया? ओके। ये न्यूरोक्राइन होता है। न्यूरोक्राइन का मतलब है, ये क्या होता है? न्यूरोक्राइन होता है मतलब ये न्यूरॉन से प्रोड्यूस होता है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से प्रोड्यूस होता है, खास तौर पर स्फिंक्टर के, गाल ब्लैडर के और स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब जो वाइपोमा वीआईपी होता है, इसमें 28 अमाइनो एसिड होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? इसने, आप रट्टा मार लेना, इसने जीआईटी के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करानी है। इसने जीआईटी के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करानी है। ठीक हो गया? और स्फिंक्टर की भी रिलैक्सेशन करानी होती है, खासतौर पर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की। तो जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है, इसकी जो रिलैक्सेशन होती है वो दो चीजें करवाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी। ठीक हो गया? क्लियर? तो ये बेसिक फंक्शन आ जाएगा। इसके अलावा वीआईपी होता है, ये पेनक्रियास में से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को बढ़ा देता है और हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम कर देता है। पेनक्रियास में से बाइकार्बोनेट और वाटर की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। दैट मीन्स कि अगर कोई पेनक्रियास के अंदर कोई ट्यूमर हो, पेनक्रियास का ट्यूमर हो जो वीआईपी को प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं वाइपोमा। चूंकि वाइपोमा सिक्रीशन को बढ़ा रहा है तो वाटरी डायरिया होगा, और सारे इलेक्ट्रोलाइट भी करा रहा है, पोटेशियम को भी सिक्रिएट करा रहा है, तो हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। और जो वीआईपी होता है ये क्या करवाता है? प्रोटॉन्स को भी कम कर देता है, उसकी वजह से एक्लोरिडिया हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड WDHA सिंड्रोम, वाटरी डायरिया, हाइपोक्लीमिया एंड एक्लोरिडिया। अब ये स्टिमुलेट होता है जब फूड की डिस्टेंशन होती है और वेगल स्टिमुलेशन होती है, डिक्रीज होता है सिंपैथेटिक से, यानी पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा करता है, सिंपैथेटिक कम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ने लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना होता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड वीआईपी ना हो तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाएगा एक्लिजिया कार्डिया के अंदर। ओके। इसके बाद है ग्रेलिन। ग्रेलिन आपका कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्टोमक से प्रोड्यूस होता है। ये आपकी एपिटाइट को बढ़ा देता है, मतलब अगर आपने रोटी नहीं खाई हुई तो ग्रेलिन प्रोड्यूस होता है, भूख को बढ़ा देता है। अगर आप रोटी खा लोगे ग्रेलिन कम हो जाएगा। अब जो ग्रेलिन होता है ये प्रेडर विली सिंड्रोम में बढ़ जाता है। प्रेडर विली सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज होता है, क्लियर, जिसमें ग्रेलिन ज्यादा होता है। ग्रेलिन ज्यादा, एपिटाइट ज्यादा, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, क्लियर। अगर आप गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कर दोगे, स्टोमक कम होगा। जब स्टोमक कम होगा, स्टोमक की डिस्टेंशन नहीं हो पाएगी। जब स्टोमक की डिस्टेंशन नहीं हो पाएगी, ग्रेलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ओके, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जीआईटी के हार्मोन्स सारे के सारे। ओके। ये लोकेशन ऑफ जीआईटी सिक्रेटरी सेल है, ये भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन है, विटामिन और मिनरल की एब्जॉर्प्शन है, फिर आपका बाइल्स आता है, क्लियर, और फिर आपका जीआईटी पैथोलॉजी आ जाती है, क्लियर। ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आई थिंक आज के लिए काफी है फिर।